हेलो दोस्तों, ऊपर वाले वीडियो में अपन ने कास यानी राजयक्ष्मा रोग का निदान के बारे में डिस्कस किए। अभी मैं आपसे राजयक्ष्मा यानी कास यानी ट्यूबरकुलोसिस के चिकित्सा के बारे में आज यहाँ अपन बात करेंगे। तो स्पेशली राजयक्ष्मा की चिकित्सा करते हुए जब किसी को राजयक्ष्मा हो जाता है तो वह क्रूश हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, उसके शरीर का रस रक्त मांस में जो सप्त धातु है वो क्षय हो जाते हैं। पूर्व प्रदेश में उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी अग्नि विकृत हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती, अंगमर्द यानी पूरे जोड़ों में दर्द रहता है, बदन में वेदना रहती है और बुखार से तपतपा रहता है और शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब चिकित्सा करने की बारी आती है तो विशेषतः सर्वप्रथम अग्निवर्धक यानी उसे भूख लगे, उसकी अग्नि विकृत हुई रहती है, अग्नि मंद हो गई रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में उसको अग्निवर्धक चिकित्सा करना चाहिए। इसलिए उसे लघु आहार, दीपन और पाचन चिकित्सा करना चाहिए। तो दीपन, पाचन चिकित्सा और बृहन चिकित्सा ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में उसे खिचड़ी दीजिए जो इजीली पच सके, अग्नि को वृद्ध कर सके, अग्नि को बढ़ा सके। साथ में स्नेह चिकित्सा करना चाहिए कि स्नेहपान से उसे बल मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले, क्योंकि वह शक्ति से क्षीण हुआ रुग्ण रहता है। अग्निवर्धन करने के बाद उसे शक्ति मिलने के लिए स्नेहपान देना जरूरी है और स्नेहन उसके बाद में स्वेदन चिकित्सा भी करना जरूरी है कि यह राजयक्ष्मा इसमें वात दोष ज़्यादा दूषित हो जाता है, वात दोष की प्रधानता ज़्यादा होती है, इसलिए स्नेहन स्वेदन यहाँ अत्यंत आवश्यक है। स्नेहन करते हुए सुपाच्य खिचड़ी देना चाहिए, लेकिन घृतपान करते हुए बल्य ट्रीटमेंट देना चाहिए। विशेषता मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शक्तिशील हुए ऐसे राजयक्ष्मा यानी टीबी के रोगों को गुग्गुल के यानी कर्षण चिकित्सा कभी भी नहीं देना चाहिए। संतर्पण चिकित्सा चाहिए, अपतर्पण चिकित्सा कभी भी नहीं देना चाहिए। उसे बल्य ट्रीटमेंट चाहिए, उसे पोषक ट्रीटमेंट चाहिए, सप्त धातुओं को पोषण होने वाली ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऐसे इसमें मांस देना चाहिए। बताया है कि बकरे का मांस या फिश का मांस एक कुकर में डाल के उसे पानी डाल के उसकी स्टीम बनाना चाहिए और वो स्टीम से स्वेदन करना चाहिए। आभ्यंतर मांसपान भी देना चाहिए, घृतपान भी देना चाहिए, जिससे रुग्ण का अग्नि प्रदीप्ता हो और उसे बल भी मिले। साथ में नस्य चिकित्सा करना चाहिए। नस्य चिकित्सा में स्नेहन चिकित्सा होना चाहिए, स्नेह नस्य होना चाहिए, उसे स्वेदन चिकित्सा भी चाहिए। ऐसे परिस्थिति में शिरोवेद भी कर सकते हैं। ऐसे इसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया किल करने के लिए रसौषधियों का भी प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इसमें स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, क्योंकि कफ की यहाँ विकृति होती है, वात की भी विकृति होती है, तो स्वर्णमाक्षिक, अभ्रक भस्म, भ्रत्वा चिंतामणि, रसमाणिक्य, रस सिंदूर यानी मर्क्यूरी से बनाए हुए द्रव्यों का, औषधियों का प्रयोजन करना चाहिए, तभी यह एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। साथ में उसे बल्य के लिए गिलोय देना भी बहुत जरूरी है। बल्य ट्रीटमेंट देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे रुग्ण को विशेष मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गुग्गुल का प्रयोग कतपि ना करें, क्योंकि गुग्गुल यह वातशामुक जरूर है लेकिन कर्षण कार्य करता है, यहाँ पोषण नहीं करता। तो जो संतर्पण में कर्षण कार्य करता है, तो यहाँ अपतर्पण जन्य जो रोग है, ये शोष रोग यानी क्षय, यहाँ अपतर्पण जन्य है, तो इसमें संतर्पण जन्य ट्रीटमेंट करना चाहिए, बल्य ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन वात और कफ का शमन हो ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए।
विशेषतः ट्यूबरकुलोसिस में अगर लंग्स टीबी है तो वासा यानी अडुलसा इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। दशमूल का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन स्नेहपान के साथ रसौषधियों का प्रयोग करके एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इसमें बस्ती ट्रीटमेंट भी आवश्यक है, क्योंकि विरेचन या मल का प्राकृतिक तरीके से बृहदान्त्र में जो वायु है वो वायु का निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्नेह स्वेदन और बृहद ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सावधानी पूर्वक टीबी की ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें हर तरीके से कहीं अगर रस धातु का क्षय हो रहा है तो उसे सलाइन लगा के या अन्य तरीके से रसमास देके या सूप देके या विलेपी देके या मंडपे विलेपी देके, स्निग्ध ऐसी विलेपी देके रुग्ण का पोषण करना चाहिए। धन्यवाद।